मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मधु मैम आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने चैनल ERC पर। तो मैं स्वागत करती हूँ आपकी मधु मैम के साथ में ERC पर एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सारा का सारा प्रैक्टिस एक साथ करने वाले हैं और मैंने अपने वादे के मुताबिक आपके लिए फिर लेकर आई हूँ प्रैक्टिस आपका प्री बोर्ड पेपर जो कि 2024 का है 10th का। जी हाँ, जैसे कि आपने अपने साथ में हमने 4 सेट पहले ही सोल्व किए हैं 2023 के। हमने मैथ के पेपर सोल्व कर किए हैं, हमने साइंस के पेपर भी सोल्व किए हैं। अब आपके पास जो बचा हुआ है इंग्लिश का, देखिए जैसा कि हमने पिछली बार इंग्लिश के चारों सेट लगा लिए थे। अब इंग्लिश के आपके पास में है प्री बोर्ड के सेट ए और सेट बी, जो कि आज मैं अपने लेकर आई हूँ सेट ए प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का सेट ए जो कि है इंग्लिश का। इसके बाद हम सेट बी को भी सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसके सारे के सारे आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले वी स्टार्ट अवर पेपर प्री बोर्ड पेपर। जैसा कि हमारा जो पेपर है आपका, इसको आप देख चुके होंगे, एक लुक तो ले लिया होगा आपने। हमारा पेपर 4 भागों में होता है, ABC और D। ABC और D यहाँ पर आपने सभी ने देख लिया है जैसा कि। और A सेक्शन हमारा क्या होता है, बिल्कुल रीडिंग सेक्शन होता है। यहाँ पर अनसीन पैसेज होते हैं। B सेक्शन में आपका राइटिंग सेक्शन होता है। C सेक्शन आपका ग्रामर का होता है। D एज यूजुअल आपका होता है टेक्स्ट का, जिसके टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला हमारा है यहाँ पर पहला है आपका रीडिंग सेक्शन है। अनसीन पैसेज आपको रीड करना है। आपका जो पेपर है 75 मार्क्स का आने वाला है। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहने वाली है। पहला जो पेपर है वो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आई हैव हियर्ड अबाउट अ मैन हु हैज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन। तो यहाँ पर सेल्समैन की बात हो रही है कि अब मैंने हमेशा सुना है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि एक सेल्समैन होता है, कि जो सामान बेचने वाला सेल्समैन आप सभी परिचित है अच्छे से। इस कंपनी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। और सेल्समैन के ऊपर उसी कंपनी को बड़ा गर्व था। क्यों था? क्योंकि वो अच्छा सेल्समैन होगा, अच्छी तरह से बेच सकता होगा। द कंपनी डीलिंग इन रियल इस्टेट, जो कंपनी थी वो रियल इस्टेट की थी। रियल इस्टेट में जमीन वगैरह का जो बेचना काम वो करती थी। हैड बीन अनेबल टू सेल अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैड बीन विद देम फॉर ईयर्स। तो वहाँ पर काफ़ी सालों से उनके पास एक प्लॉट का बहुत बड़ा सा टुकड़ा था जिसको वो बेचने में वो बेच नहीं पा रही थी उसे। बट द सेल्समैन सोल्ड द प्लॉट। लेकिन सेल्समैन ने, वो इतना अच्छा सेल्समैन था कि उस जो प्लॉट बिक नहीं रहा था उस प्लॉट को सेल्समैन ने बेच दिया था। अब फोर्टनाइट आफ्टर, लगभग 15 दिन बाद में द सेल इट स्टार्टेड, बोले 15 दिन हो चुके थे उसे बिके हुए। इट स्टार्टेड टू रैन द प्लॉट वाज अबाउट 50 फीट अंडर वाटर। क्या हुआ कि पानी आ गया और पानी की वजह से जो प्लॉट था वो 15 फीट अंदर पानी के अंदर चला गया। जमीन से वो इतना अंदर की तरफ था। द मैन हु हैड परचेज्ड इट कम टू द डीलर्स ऑफिस एंड सेड, और जिसने खरीदा था उस प्लॉट को, वो आता है ऑफिस में, डीलर से बोलता है, योर सेल्स मैन सोल्ड मी अ प्लॉट दैट इज नाउ अंडर 15 फीट ऑफ वाटर। तुम्हारे जो सेल्समैन ने मुझे प्लॉट बेचा था, अब वो तो 15 फीट अंदर पानी में चला गया। इट हैज़ बिकम अ बिग लेक, और वो तो लेक बन चुका है। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। द सेल्समैन वॉज कॉल्ड एंड ही सेड, सेल्समैन को बुलाया गया और उसने कहा, हियर टेक योर मनी विथ इंटरेस्ट बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ बायर्स। वो बोलता है तो ठीक है, आप ये पैसे आप ब्याज समेत वापस से ले लीजिए क्योंकि मेरे पास तो उसके बहुत सारे खरीदार हैं। यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन इट आफ्टर द रेन्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप वहाँ पर रेन के बाद में बहुत अच्छा सा हाउस बना सकते हो। एंड व्हेन द रेन कम अगेन, और जैसे बारिश वापस आएगी, यू कैन मेक अरेंजमेंट टू सो दैट द वाटर डजंट फ्लो आउट। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था करें पानी वापस बाहर ना निकले, पानी उसके अंदर ही बना रहे। यू विल हैव अ लेक पैलेस। अब फिर आपके पास घर नहीं होगा, वहाँ पर एक झीलों वाला घर होगा जो पानी से देखिए जल महल बनाने की बात कर दी उसने यहाँ पर। एंड आई विल गिव यू 2 बोट, और मैं आपको 2 बोट भी दे दूंगा साथ में। एंड ही सोल्ड 2 बोट्स टू द मैन। अब उसने क्या करा, प्लॉट के साथ में उसको 2 बोट्स भी बेच दी। द डीलर वॉज वॉचिंग द सीन, जो डीलर था वो सब कुछ वहाँ पर देख रहा था। द बोट वॉज वर एब्सोल्युटली यूजलेस, और जो बोट था पूरी तरह से बेकार थी। बट द सेल्समैन सेड, डोंट वरी, इफ आई कैन मैनेज दैट बिग अ ट्रबल आई कैन मैनेज 2 बोट्स। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो सेल्समैन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने इतनी बड़ी ट्रबल मुसीबत थी उसको मैनेज कर लिया तो ये बोट को तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगा। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ डिजायर इन पीपल। आपको तो सिर्फ लोगों के मन में एक इच्छा जागृत करने की जरूरत है, बाकी तो फिर हम लोग मैनेज कर लेंगे। द बायर्स वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ हाउस बट his desires and ambitions were changed to a lake place।
अब जो बायर्स था वो तो सिर्फ एक घर बनाना चाहता था, लेकिन अब उसकी डिज़ाइन और चेंज हो गई। अब उसमें इच्छा जागृत हो गई कि उसे अब एक जल महल बनाना है। फॉर सेंचुरीज, कई सालों से मैन हैज़ बिन सोल्ड बिलीव्स, अब कई सालों से लोग कुछ भी नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे का विश्वास ही बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं, विश्वास का ही खरीदा जा रहा है, विश्वास ही बेचा जा रहा है। डॉगमास दैट आर अनट्रू, लेकिन जो भी होती है डॉगमास मतलब क्या होता है, जो आपकी जिद होती है वो हकीकत नहीं होती है, वो कभी भी सच्चाई चीज़ें नहीं होती, बस आप लालसा के अंदर आ जाते हैं और सारी की चीज़ें उसी सब कुछ किया धरा उसी का है। दैट हैव नो एविडेंस एक्सेप्ट इन योर एम्बिशन, लेकिन उसका आज तक कोई सबूत नहीं कि लोगों ने आपके विश्वास के साथ खेल लिया गया, खरीद लिया गया, बेच दिया गया। केवल और केवल क्या दिखता है, आपकी एम्बिशन वहाँ पर दिखती है। यू डोंट वांट टू एनीथिंग, यू वांट टू रीच हेवन, आप कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी ही होती है। एंड देयर आर पीपल रेडी टू गिव यू मैप्स, और ऐसे व्यक्ति आपको यहाँ पर खड़े हुए हमेशा केवल स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, उसके शॉर्टकट्स दिखाने के लिए, और शॉर्टकट्स हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में सेल्समैन ने क्या सेल किया था। जी बिल्कुल, आप देखिए इसका आंसर, बताएं मुझे, साथ में टिक लगाते जाइए, फिर मेरी आंसर शीट के साथ आप उसको मैच कर लेना। अगला है, व्हाई डिड द बायर्स रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी, द सेल्समैन रिसीव्ड हिम, द लैंड वाज इनफर्टाइल, द प्लॉट वाज अंडर वाटर, ही चेंज हिज माइंड, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग। ठीक है, तो ऑफर्ड अ रिफंड, promised a lake place, gave him a discount, suggested building a skyscraper. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। What does the story suggest about the boats the salesman sold to the buyers? They were valuable, they were useless, they were essential for a lake place, they couldn't prevent flooding. According to the story, what has humanity been sold for centuries? Maps, beliefs and dogmas, shortcuts, houses. ठीक है, आपने सबने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, पहले में जिसने भी किया है उसका एकदम सही है, और सभी का सही होगा, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आपको पैसे समझ में आ ही गया होगा। वाई डिड द बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द मनी, द प्लॉट, क्योंकि प्लॉट 15 फीट पानी के अंदर था। हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग, प्रोमिस उसको उसने एक लेक प्लेस बनाने का आइडिया देकर उसको आगे वो उस प्लाट के साथ में 2 नाव भी बेचनी थी ना। अगला है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स सेल्समैन सोल्ड टू द बायर्स। ठीक है, तो दे वर यूजलेस। अगला था, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट वाज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, बिलीफ्स एंड डोगमास। तो नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Pollution is the intermixing of harmful substances known as pollutants with the natural environmental components. तो देखिए, जो पोल्यूशन होता है ना, प्रदूषण क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है किसका, हार्मफुल सब्सटेंस की। हार्मफुल जो नुकसानदायक आपके सब्सटेंस होते हैं उसकी मिक्सिंग होती है, उसको क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट विद द नेचुरल एनवायरमेंट। और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को पोल्यूटेंट कहा जाता है। और ये पोल्यूटेंट किससे, जो नेचुरल आपके एनवायरमेंटल होते हैं उनके साथ, कंपोनेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को ही खराब कर देते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पोल्यूशन की बहुत सारी फॉर्म्स बताइए, लाइक एंड लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। नो मैटर विच फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन और इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इन्फेक्शन किस टाइप का, चाहे पोल्यूशन कोई सा भी हो। इट हैज़ डेंजरस इम्पैक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट, लेकिन इसकी वजह से जो डेंजरस इम्पैक्ट, चाहे वो लैंड पर हो, एयर पर हो, सॉइल पर हो, वाटर पर हो, वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती है। पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज, और जो पॉल्यूशन है वो अनवांटेड सब्सटेंसेज होता है इनटू द एनवायरनमेंट दैट कैन डैमेज अवर अर्थ, जो कि हमारी अर्थ को डैमेज कर देता है। देयर आर four main types of pollutions: water pollution, air pollution, soil pollution and noise pollution. All kinds of pollution are a result of careless activities by men. और किसकी वजह से होता है, इंसान की जो केयरलेस एक्टिविटी होती है उसकी वजह से। We dump waste directly into water bodies. हम क्या करते हैं, नदी नालाब में डायरेक्ट बेकार सामान डाल देते हैं, विच रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन व्हीकल रिलीज स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो आपका व्हीकल होते हैं, साधारण आपकी जो गाड़ी वगैरह होती है, उसका जो स्मोक होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, मेक इट डिफिकल्ट, और वो काफ़ी टू ब्रीथ, और उसमें इसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डायरेक्टली डंपिंग आवर वेस्ट इनटू लैंडफिल, और जो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जो हम कूड़ा कचरा ऐसे
जमीन पर फेंक देते हैं पॉलीथीन वगैरह, जो कि हमारी जमीन को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। नॉइस पोल्यूशन इज नॉट विजिबल, नॉइस पोल्यूशन आपको दिखता नहीं है, बट इट इज़ अ डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। लेकिन ये भी सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका होता है, क्योंकि वो आपके ईयर्स के द्वारा आपके ब्रेन को भी इफेक्ट डालता है। कैन डैमेज आवर ईयर्स। वाटर पोल्यूशन फॉर्म्स अ मेजर कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन एंड हैज़ बिकम एन अर्जेंट क्राइसिस इन मैनी कंट्रीज। लेकिन जो वाटर पोल्यूशन है ना, उसकी वजह से आज बहुत सारी कंट्री में काफ़ी क्राइसिस हो रहे हैं। पानी की कमी की वजह से बहुत सारी कंट्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। सो व्हेन मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज विल ड्राई अप, और बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज है आपके वो ड्राई अप हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और गेट चौक्ड, और काफ़ी उनका जो गेट चौक हो चुके हैं। और द ह्यूमन पॉपुलेशन विल कम टू एन एंड, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो अगर इससे ही पानी की कमी हुई तो वो खत्म होने को आ जाएगा। द नेक्स्ट बिग फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बाद में दूसरा पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय टॉक्सिक एक्सह्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और ये किसकी वजह से हो रहा है? जो कि आपका जो टॉक्सिक एक्सह्यूम्स होता है ना, कहाँ से? व्हीकल से होता है, और बर्निंग कोल से होता है। जो कोयला वगैरह जला जाता है उससे जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसकी वजह से जो स्मोक निकलता है, उस स्मोक की वजह से आपका एयर पोल्यूशन होता है। तो ये हमारा सेकंड वाला पैसेज हो चुका है। अब इससे क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो प्राइमरी कॉजेज एयर पोल्यूशन के बताया आपका बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज योर ईयर्स। जो दिखाई नहीं देता वो कौन सा होता है? आपका नॉइस पोल्यूशन। अगला है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो वाटर बॉडीज में आप डायरेक्ट डालते हैं तो क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इट विल कम टू द एंड, एक खत्म होने को आ रखा है। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल टॉक्सिक एक्सह्यूम्स। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। आपके यहाँ पे पैसेज आपको पढ़ना है, लेकिन पैसेज पढ़ के अब आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इसका आपको टाइटल, या कि आपको पता है थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन तो आपको टाइटल लेना है और साथ में उसका नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम नोट मेकिंग सारी ही वीडियो में पहले देख चुके हैं, अब की बात थोड़ा सा मैं चेंज करके लाई हूँ यहाँ पर। उसको देखिएगा, एजुकेशन इज द एसेंशियल थिंग्स फॉर आवर लाइफ। जबकि एजुकेशन होती है वो क्या होती है? आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा इसेंशियल, लेकिन इसेंशियल होती है, महत्वपूर्ण होती है। एंड इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और इसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ता है। एजुकेशन इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द universe around us and convert it into the something more beneficial. With the help of knowledge we can develop a new perspective for our life. If people are educated, then they can know their responsibilities and the rights quite well. First of all, education gives the ability to read and write to anyone. A good education is extremely essential for everyone to grow and succeed in life. Education increases self-confidence and assists in developing the personality of a person. Education play a big role in our life. Education is split into three parts such as primary education, secondary education and higher secondary education. All these three divisions of education have their value and advantages. Primary education is the best of education for person. Secondary education paves the direction for further education, and higher secondary education makes the future and ultimate way of life. देखिए, अब हम इसका नोट्स बना लेते हैं। इसमें मैंने आपको हेडिंग सब हेडिंग नहीं करके डायरेक्ट आपको नोट्स से बनाकर दिखाया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको हेडिंग सब हेडिंग के बच्चे बोल रहे थे मैडम हम कैसे वहाँ पर हेडिंग को कैसे देखेंगे, तो अगर ऐसे कंडीशन ऐसा दिक्कत जाती है आपको, तो आप डायरेक्ट इस पैसेज में से मेन पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप, तो मेरा फर्स्ट यहाँ पर नोट्स बनाया। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, इट इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन स्प्लिट्स इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। इसको थोड़ा सा आप कैपिटल कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन इज, मेरे सभी पे ये देख लीजिए, आप सभी को सही कर लीजिए। थोड़ा सा आप भी ये मिस्टेक करेंगे अगर मुझे देखेंगे तो, ये करना नहीं है आपको स्टार्टिंग का जो लेटर है कैपिटल में ही आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये बहुत छोटी चीज़ें होती है काफ़ी, पर इसी के नंबर हमारे कट हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि आपका एक भी नंबर वहाँ पर कट हो। 100 आउट ऑफ 100 ही आप लेकर आए। प्राइमरी एजुकेशन इज बेस्ट एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन फॉर फर्दर स्टडीज एंड हायर एजुकेशन मेक्स फ्यूचर एंड वे ऑफ लाइफ। तो
तो ये हमारे आपके हो गए नोट्स बना लिए। अब इसका हम टाइटल देख लेते हैं। टाइटल है एजुकेशन, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा हमने यहाँ पर वो नहीं किया है और एजुकेशन को ही हमने मेन चीज़ यहाँ पर देख लिया। अब एजुकेशन, इसके बाद हम एब्रीवाइजेशन हमने क्या क्या यूज़ किया है, इसको जरूर मैंने वैसा ही रखा है कि एब्रीवाइजेशन हमने क्या क्या यूज़ किया उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए एब्रीवाइजेशन एजुकेशन जो भी हमने यूज़ किया हम उसको ऐसे करके, ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको एब्रीवाइजेशन को स्क्वायर में पैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम आप पहुंच चुके हैं सेक्शन बी के अंदर। राइटिंग सेक्शन है। यू आर कुशाल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नयनपुरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। तो देखिए यहाँ पर फी कंसेशन का हम पहले भी लिख चुके हैं, तो आप देख लीजिए। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नयनपुरा, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th इन योर स्कूल। 10th क्लास कर लीजिएगा यहाँ पर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फैमिली इज वेरी बैड, माई फादर्स मंथली इज 900 मंथली इनकम कर लीजिएगा। काफ़ी मिस्टेक किया है मैंने इसको, सॉरी है ना। मंथली इनकम कर लीजिएगा यहाँ पर, मंथली इनकम इज 900। ही हैज़ टू सपोर्ट अ family of 6 members. He is not in a good position to pay my fees, but I have a keen desire to get education as I am a brilliant student. Kindly grant me a full fee concession. Full fee. I would be always obliged to you. ठीक है, thanking you आप डाल लेंगे। yours obediently faithfully लिख सकते हैं। नेम कुशल शर्मा, डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। इसके और में आपको लेटर मिलना है, आप चाहे तो लेटर भी कर सकते हैं। मैं बर्थडे पार्टी का लेटर आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको जो भी अच्छा समझ में आता है आप कर सकते हैं। अगला है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री, साइंस एंड मैथ्स, वैल्यू ऑफ गेम्स। ये तीनों वाले तो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, इस बार मैं आपके लिए लेकर हुई अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को एक बार। हैव अ लुक ऑन द on the essay and you can learn it। जो भी आपको अच्छा समझ में आता है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर उसको चेकआउट कर ले और देख ले उसे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर देखना है, जो मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ है। इस आपको पांचों ही पॉइंट्स का आपको यूज़ करना है और आप यहाँ पर उसका पैसेज एक बना सकते हैं, एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे देख लें और याद कर लें, ठीक है। मोबाइल फोन से प्रोफाउंडली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लाइफ, प्रोवाइडिंग बोथ बेनिफिट एंड चैलेंजेस। ऑन द पॉजिटिव साइड दे एनहांस कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट रिसर्च एंड ऑफर एजुकेशनल एप्स। However, they can also lead to distractions, negatively affecting concentration and academic performance. Social media uses may contribute to a decline in face-to-face interaction and physical activities, striking a balance between leveraging mobile technology for learning and managing its potential drawbacks is crucial for fostering a healthy and प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। हमने पिक्चर गाइडेड कर लिया है, जैसा कि अब है सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन, जो कि अब आपको बहुत अच्छे से आता है। फिर इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। एनी 5 करने हैं आपको। हर अंकल इज MLA, यहाँ पर आपको A and द तीनों में से किसी एक का यूज करना है। तो आपको पता है जैसा कि MLA मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वोवल साउंड है आपका M, इसलिए यहाँ पर एन आना है। हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से मरते हैं तो हम ऑफ का यूज करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, यानी कि आप देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। बिफोर वी, तो यहाँ पर जब वहाँ एक सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट का होता है आपका, तो दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का यानी पास्ट इंडेफिनिट का होता है, यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है तो रीच्ड आएगा। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल, तो यहाँ पर आपको या तो आप अच्छे से चलो, नहीं तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूजिंग वाली बात है। देयर आर फ्लावर्स इन हिज गार्डन, तो यहाँ पर मच आएगा, एनी आएगा, मैनी आएगा, बिल्कुल यहाँ पर मैनी आएगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम हमारे। इसमें आपको कोई से 5 करने हैं। अगला है आपका वी ब्लैंक टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर शुड लिखा हो, शुड और ऑट टू दोनों एक ही सेंस में देते हैं, लेकिन मान लो भाई यहाँ पर टू नहीं होता तो आप शुड यहाँ पर फिल कर सकते थे। चूंकि यहाँ पर टू दे रखा है इसलिए आप यहाँ पर ऑट का ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है।
वी ought टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये दोनों ही मॉरल ड्यूटी के लिए यूज होते हैं। डू इज डायरेक्ट में जाएगी आप, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। यहाँ पर अनलेस दे रखा है, आपको यूज क्या करना है, इफ का यूज करना है। अनलेस आपका नेगेटिव वर्ड होता है, इफ आपका पॉजिटिव होता है। चूंकि अभी यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है तो ये नेगेटिव बनाना पड़ेगा आपको, तो इफ कैपिटल कर लीजिएगा इसको, इफ ही डजंट इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम, दे हैव मैरिड, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में आपको चेंज करना है, यानी कि वाज वर्ब के साथ में फोर्थ फॉर्म लगा दिए। तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट किया, दे हैव की जगह पे हमने वर्क किया, मेकिंग इट। अगला है शी इज टू टायर्ड टू वर्क, यहाँ पर सो और दैट का यूज करना, तो शी इज सो टायर्ड दैट शी कैंट वर्क। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको हम दैट का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको टू जो है आपका नेगेटिव सेंस देता है उस समय, इसलिए आपको यहाँ पर शी कैंट वर्क आएगा। ही कट हिज फिंगर, ही अब यहाँ पर आपको चेंज करना नेगेटिव में, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म में दे रखा है। ही डिड नॉट कट हिज, कट हर हिज कर दीजिएगा इसको, हिज फिंगर। अगला है अनुज इज प्लेइंग, अनुज इज प्लेइंग चेस, है वो प्लेइंग कर रखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, कभी कभी हो जाता है। तो अनुज इज प्लेइंग चेस, अनुज जो है वो चेस प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे प्ले कर लीजिएगा आप इसे। तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ जाना है, सब्जेक्ट को बाय के साथ में पीछे ले जाना है और इसको आगे की तरफ हम लेकर चले जाएंगे। तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो यहाँ पर आपको हु का यूज करना है। अगर हु का नहीं कहा जाए रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे द बॉय रिपीट हो रहा है, देखिए हमें द बॉय की जगह पर ही वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है। तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ, हमारा जो है सेक्शन डी, सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन डी है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय, जो डस्ट ऑफ स्नो था वो अफेक्टेड द पोइट्स बाय, किसको क्या डस्ट ऑफ स्नो से क्या अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पर चेंजिंग हिज मूड। क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्रोनस को शुक कर दिया था डस्ट ऑफ स्नो, तो उसका मूड चेंज हो गया था, क्योंकि वो पहले सोचा था सारे के सारे बैड ओमेन आ गए, लेकिन जैसे उसके ऊपर शुक किया स्नो को तो समझ गया कि नहीं, ये तो सब मेरा मन का वहम था। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, क्या थी उसकी, इट्स पीपुल, वहाँ के लोग थे। ठीक है, एनी फ्रैंक रोट हर डायरी व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, उसने जब भी लिखा था जब उसकी फैमिली हाइड हो रखी थी। अगला है आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज स्वीट, साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेंडा व्हाट इज साइलेंस, तो साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, अगला है रीड द पैसेज फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आपको इस एक्सट्रैक्ट पढ़ना है जो कि आपका कहाँ से, आपकी बुक से ही आया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। द यंग सीगल वाज अलोन इन हिज विलेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स had already, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना, had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, mile down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन आपको इसी के अंदर से देना है। आपको ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, he became afraid, जैसे ऊपर जाता है वो डर जाता है ना, तो he became afraid, यहाँ पर क्या आएगा आपका, he became afraid. Where did the young sleep at night? Under the ledge. The word little means small. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। If strolling forth, अब देखकर समझ चुके होंगे ना, टाइगर वाला है ये, हाउ कौन सा है जो टाइगर और सारे जानवरों के बारे में था, हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल वाला है ना। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is leopard, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap. इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, LAP है यहाँ पर, lap and lap again. चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। From which poem has the above line has been taken? ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, How to tell wild animal. Who has written this poem? Leslie Norris. और what does the word beast mean? Beast means animal. अगला है आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके। अगले हैं आपके क्वेश्चंस। What did Lencho hope for? लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? Lencho was hope for a shower और rainpour, है ना।
downpour or a shower for his crop field. What compelled the young seagull to finally fly? The young seagull was very hungry. It was this hunger. It was this hunger that ultimately compelled to fly. क्योंकि उसे खाना ही नहीं दिया था तो भूख की वजह से उसको उड़ना ही पड़ा था. What made the young man in the control center look at the narrator strangely? Because the narrator asked, इसको भी कैपिटल कर लीजिएगा. Because the narrator asked her about the black aeroplane, but she saw no plane except the narrator's plane in the sky during the storm. अगला क्वेश्चन है आपका, Why did Annie want to keep a diary? क्योंकि उसका कोई दोस्त. Annie believed that she doesn't have any close and true friends whom she can confide in. What are the elders in Goa nostalgic about? The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days spent and their love for bread and loaves. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why is Kur compared to heaven? कुर को कंपेयर क्यों किया जाता है हेवन से? क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से ना. ये क्वेश्चन में पहले रिपीट हो चुके हैं. कुर इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी. What did Midge do to the box? In this attempt to escape, Midge tore into the metal lining of the box and in process hurt himself. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका. 11 हो चुके हैं, इसमें आपको 5 ही करना है. मैंने 7 के 7 लिखे हैं. आपको इसे 5 लर्न कर सकते हैं. वैसे आपको 7 ही करना है क्योंकि वहाँ पर ये 7 एज इट इज नहीं मिलने आपको. According answer the following questions in about 30 words. According to Frost, what are the two different views about the end of the world? The first view is that the people shall be burnt in fire. Fire किसके लिए सिम्बलाइज था? बिल्कुल डिजायर के लिए, लस्ट के लिए, है ना. In the end of the world, the other views believes that the people shall be done away with through the use of ice. Both the accounts, the end of the world shall come with judgment of those who did wrong in the world. अगला है, How does the tiger act in the zoo? तो आपको देखा होगा कैसा उसमें क्या करता है. वो जू के अंदर ही इधर उधर घूमता रहता है ना. चलिए कलर चेंज कर लेते हैं. The tiger is slowly and quietly moving along the length of the cage in threatening manner. He is ignoring the visitors because he considers them devoid of any feelings. Why does Amanda want to be an orphan? She wants to roam around freely and enjoy the silence that would come when there is no one around to scold her. वो इसलिए होना चाहते थे ताकि उसे कोई रोके टोके ना. उसे वही बुरा लगता था उसकी मम्मी उसको टोकती थी तो इस वजह से. अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, Why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon? तो डॉक्टर हैरियट ने जब ट्रिको को देखा था अच्छा मोटा ताजा सा तगड़ा हो रहा था तो उससे समझ में आ चुका था कि ये तो जाने वाला है जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होने को आने का ही है इसको. तो डॉक्टर हैरियट्स कॉन्फिडेंस दैट ट्रिकी वुड बी इन द हॉस्पिटल सून was based on his experience, Tricky's condition, the concern of his owner and the availability of hospital facilities in this area. अगला है, Why is Bholi's father worried about her? ठीक है. देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी मोटा तगड़ा सा हो चुका था तो उसकी जो फिजिकल बॉडी को देखकर वो समझ गया था कि जिस तरह से खाता पीता है और कम इसकी जो मालकिन है इससे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवाती, घुमाती फिराती नहीं है, तो उस वजह से उसे पता था कि ज़्यादा खाने की वजह से इसके हाथ पैर नहीं चलने वाला और मोटापा इसको एक दिन ले डूबेगा. Why is Bholi's father worried about her? Bholi's father is worried about her as she has neither good looks nor intelligence. एक तो खूबसूरत भी नहीं थी और इंटेलिजेंस भी नहीं थी कि बच्चों ने उसके ऊपर खाट गिर जाती जिसकी वजह से उसका ब्रांड डैमेज हो जाता थोड़ा सा. He did not know how he would find a suitable groom for her. तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस लड़की से शादी कौन करने वाला है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वरीड होते थे. Why had Fowler wanted to meet Osable? यहाँ पर Osable वाला चैप्टर है. ठीक है. Fowler wanted to meet him because he was a writer and wished to meet a real spy. Answer the following question about 75 words. Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm. और उसके ऑप्शन में है यहाँ पर describe the pen portrait of a traditional गोवा विलेज बेकर. देखिए ये मैंने लास्ट आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में, आप इसका आंसर वहाँ से देख लें. अभी मैं आपको ये नरेटर एक्सपीरियंस को इसको बता देती हूँ क्योंकि ये पहली बार ही हमारे साथ आया है क्वेश्चन. तो as the pilot entered the storm, his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at the compass and the other instruments, they had stopped functioning due to the storm. It was a terrible and fearsome experience for him. अगला क्वेश्चन है, answer the following question about 75 words. What is the theme of the poem Dust of Snow?
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है, अमांडा का चाहिए तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी दोनों में से एक करना था, मैंने आपके लिए डस्ट ऑफ स्नो लिखा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है देखिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो प्लेसेस नेचर एज द मेन थीम ऑफ द पोएम। द पोइट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर्स एंड the healing effects it can have. The poet explains to us that nature has the ability to cure of all ill of both the mind and the body, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो पोइट है वो यही बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आपकी नेचर आपके लिए बेड ऑमेन नहीं है, ये तो आपकी सारी बीमारियों का इलाज है, ये तो हमें इंस्पायर करती है। तो इसी के साथ हमारा ये आपका प्री बोर्ड का सेट ए पूरा हुआ है। उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा और अब ये आपके लिए और इजी हो चुका होगा पहले की अपेक्षा। तो जैसा कि हमेशा की तरह आपने इसको पूरा किया है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, करते रहें मेहनत और हम लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।